हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेशनल इनकम के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़े थे और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के निकल सकते हैं उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन डेप्रीसिएशन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद हो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था और वो एग्जाम्पल था एक मोबाइल फोन का। जैसे मैंने एक नया मोबाइल फोन परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल ₹5,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, डेढ़ साल बाद में, 2 साल बाद में, मतलब कुछ टाइम बाद में मैंने सोचा कि मैं उस मोबाइल फोन को सेल कर दूं और एक नया फोन परचेज कर लूं, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सेल करने के लिए जाऊंगी, इसको बेचने के लिए जाऊंगी, तब क्या ये मोबाइल फोन इसी कीमत में सेल आउट होगा जिसमें मैंने लिया था? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब मैं मोबाइल फोन बेचने जाऊंगी तो उसकी कीमत 5,000 से बहुत कम ही मुझे मिलेगी, है ना। जैसे 3,000 मिल जाएगी, 4,000 मिल जाएगी, है ना, 2,500 मिल जाएगी, इस तरीके से मुझे उसकी कीमत मिलेगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितने टाइम मैंने उस मोबाइल फोन को यूज किया है उतने टाइम में काफी बार मेरे हाथ से नीचे गिरा होगा, है ना। काफी बार उसके अंदर कुछ टूट फूट आई होगी। 1.5-2 साल के अंदर मोबाइल के अंदर बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आउटडेटेड हो गए होंगे। कुल मिलाकर के उसकी जो वैल्यू है, ये क्या है, इस मोबाइल फोन की वैल्यू। तो इस वैल्यू में क्या हो जाता है, गिरावट हो जाती है, इस वैल्यू में लॉस हो जाता है। इसी वजह से इसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब किसी एसेट की वैल्यू में लॉस हो जाता है, जब किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाती है, तो उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अब दो टर्म्स नेशनल इनकम के अंदर अपन ने देखी है, एक अपन ने देखी है ग्रॉस और एक अपन ने देखी है नेट, है ना। तो जब अपन बात करते हैं ग्रॉस की, तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन एडेड होता है ना। जैसे अभी अपन ने मोबाइल का एग्जांपल लिया, तो जब मैंने मोबाइल फोन खरीदा था तो वो था कितने का, ₹5,000 का। तो ये क्या हुई, ये इस मोबाइल फोन की ग्रॉस वैल्यू हुई, ठीक है। जब फिर कुछ टाइम बाद में जब मैं उसको बेचने के लिए गई तब जो उसकी कीमत मुझे मिली है, तो सपोज हम एग्जाम्पल के थ्रू में लेके चलते हैं कि मुझे उसकी कीमत मिली है 2,500, ठीक है। तो इसमें से जो टूट फूट है उसको हटा देते हैं, तो ये हमारी नेट वैल्यू होती है। इसीलिए नेट में से डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब भी ग्रॉस से नेट की तरफ जाया जाता है तो हमेशा डेप को माइनस कर दिया जाता है। जब भी नेट से ग्रॉस की तरफ आया जाता है तो उसको डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन को ध्यान रखना है हमें, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस दौरान इस कन्वर्जन की काफी ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। एक और तरीका बताती हूँ जिससे आपको ये कन्वर्जन हमेशा याद रहे। देखो, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल, है ना। और टोटल के अंदर हर चीज क्या होती है, एडेड होती है ऑलरेडी। तो जब अपन टोटल की बात करते हैं, जब अपन ग्रॉस की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन एडेड होता है, ठीक है, याद रहेगा। फिर जब अपन बात करते हैं नेट की, तो नेट के अंदर से क्या मतलब, टोटल में से जब कुछ चीजें माइनस कर देते हैं तो जो अपने पास में रेजिड्यू रहता है, जो चीज बची हुई रहती है, वो अपना नेट अमाउंट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, depreciation is an expected decrease in the value of fixed capital asset। अब यहाँ पे fixed capital asset क्या होता है? देखो, कैपिटल मतलब अपन को पता है कैपिटल क्या होता है, जिसकी मदद से प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन चालू रखता है, ठीक है। जैसे जमीन हो गई, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया। तो ये सब क्या है, प्रोड्यूसर के लिए ये सारी चीजें कैपिटल हैं और इन्हीं को ही अपन फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जानते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल एसेट, अगर कोई मशीन बार बार हम यूज कर रहे हैं, नई खरीद के लाए हैं, फिर उसको 10-15 साल हमने यूज कर लिया, तो उन 10-15 साल में उसकी जो वैल्यू है वो उसके अंदर काफी गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है मशीन खराब भी हुई हो सकता है मार्केट के अंदर वो उसकी मतलब जिस टाइम पे वो आई थी और अब जो टाइम चल रहा है 10-15 साल बाद में, तो वो टेक्नोलॉजी हो सकता है बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हो, आउटडेटेड हो गई हो, तो उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी, है ना। तो इसी को ही अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब भी फिक्स्ड कैपिटल एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। डन। So depreciation is an expected decrease in the value of fixed capital asset due to its general use। उसको जनरल जब हम यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या होती है, गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when is the net domestic product at market price?
NDP at MP. So when is the NDP at MP lesser than NDP at FC? ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि NDP at MP लेसर कब होता है इससे। तो हमें ये पता है जब अपन बात करते हैं मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड होते हैं और सब्सिडीज माइनस होती है ना। और जब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं और सब्सिडीज यहाँ पे प्लस हो जाती है ना। जब भी प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उसकी फैक्टर कॉस्ट के अंदर सब्सिडीज एड ऑन होती है। सब्सिडीज क्या होती है, इट्स असिस्टेंस या फिर इट्स हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट। जब वही प्रोडक्ट मार्केट में बन के आ जाता है तो उस पर टैक्सेस ऐड हो जाते हैं और सब्सिडीज उसमें से माइनस हो जाती हैं मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हेन इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेसर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब अपने को पता है कि क्या डिफरेंस है तो इजीली अपन यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, व्हेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नेगेटिव, जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव होते हैं और सब्सिडीज क्या होती हैं, दैट इज सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये वाली सिचुएशन। ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे नेगेटिव होते हैं और सब्सिडीज यहाँ पे ज्यादा होती है, इससे तो एडेड होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 says why does GDP at FC more than NDP at FC। अब इन दोनों के अंदर ये पूछा है कि GDP at FC ज्यादा क्यों होता है NDP at FC से। तो हमें पता है GDP के अंदर क्या होता है, देखो सारी चीजें सेम है, बस GDP और NDP फर्स्ट दो इनिशियल्स जो हैं, इसके अंदर हमें बताना है कि क्या डिफरेंस है। तो जब अपन ग्रॉस की बात करते हैं तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन एडेड होता है, जब अपन नेट की बात करते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होता है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो ये बोल रहा है कि जीडीपी एट एफसी ज्यादा क्यों होता है एनडीपी एट एफसी से, तो रीजन हमें पता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन एडेड होता है ना। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसके अंदर इंक्लूड होता है क्या, डेप्रिसिएशन, वाइल NDP at FC cost does not include depreciation और NDP at FC में depreciation included नहीं होता है ना, इसी वजह से ये कम होता है GDP at FC से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when will GDP of an economy be equal to GNP? GDP कब इक्वल होगा GNP के? तो अब आप देखो यहाँ पे G और G सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल इनके कन्वर्जन में क्या होता है, डोमेस्टिक से जब नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम क्या ऐड ऑन कर देते हैं, NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। डोमेस्टिक एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, नेशनल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी अपन स्मॉलर कॉन्सेप्ट से बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ हम जब चलते हैं तो हम चीजों को ऐड करते हुए चलते हैं, है ना। और जब हम बड़े कॉन्सेप्ट से छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ अब जब हम चलते हैं तो चीजों को माइनस करते हुए चलते हैं। तो डोमेस्टिक इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, है ना, और नेशनल इज अ बिग कॉन्सेप्ट। तो स्मॉल से जब हम बिग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो INFIA क्या होगा, हमारा प्लस होगा। डन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हेन विल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी बी इक्वल टू GNP, जब हम उसमें NFIA ऐड कर देंगे। So GDP and GNP will be equal when the NFIA यानी कि net factor from abroad is zero, है ना। कैसे, देखो GDP and GNP, तो जब ये डोमेस्टिक को हम नेशनल में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि NFIA को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारा GDP जो हमारा डोमेस्टिक है वो क्या हो जाएगा, नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर NFIA हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बी द डोमेस्टिक इनकम एक्सीड्स द नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम किस तरीके से बनती है, कैसे, तो व्हेन NFIA यानी कि नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, तो जब ये नेगेटिव हो जाता है तब डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है ना। जब हम ऑलरेडी सारी फैक्टर इनकम जो है फ्रॉम अब्रॉड जब हम उसको ऐड कर देते हैं वो जीरो हो जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इफ NDP at FC is equals to 1, है ना, 10,000 crores and NFIA is माइनस में ₹500 crores, how much will be the national income? देखो हमें पता है कि
एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी एट एमपी. दिस इज व्हाट यू कॉल नेशनल इनकम इज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if NDP at FC is 10,000 crores and NFIA is minus rupees 500 crores, how much will be the national income? देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, NDP at FC अपन को यहाँ पे गिवन है which is rupees 10,000, ठीक है, और अपने को क्या बोला है कि how much will be the national income, और national income क्या होता है? NNP at FC, यही अपना national income होता है. तो देखो इनिशियल्स इसके सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, है ना, और बाकी सारी चीजें सेम है. तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल की तरफ जाते हैं तो एनएफआईए क्या होता है? प्लस होता है, राइट. तो यहाँ पे एनएफआईए हमें ऑलरेडी गिवन है, बस इसको -500 को हम प्लस कर देंगे किसके अंदर? इसके अंदर, 10,000 के अंदर, ठीक है. तो इस तरीके से ये होगा. So 10,000 plus -500 is equals to plus minus minus हो जाता है. ये आपका क्या निकल के आ गया? NNP at FC. Okay, 9,500 crores. Simple है ना? चलिए next question is, if the domestic factor income is rupees 50,000 crores. So यहाँ पे domestic income कितनी given है? 50,000 crores. And the national income is rupees 45,000, और national income यहाँ पे कितनी गिवन है? 45,000 crore. यहाँ पे आपसे पूछा है how much will be the NFI, net factor income from abroad, कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में नेशनल इनकम है उसमें से डोमेस्टिक इनकम को माइनस कर देंगे, जो भी बचा हुआ होगा वो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी. तो नेशनल इनकम में से हम डोमेस्टिक इनकम को माइनस कर देंगे. ये हमारी क्या आ गई? एनएफआईए, ये हमारा निकल के आ गया है. रुपीस और क्रोर्स ये मेंशन जरूर करना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है. वैल्यू एडेड मेथड को ही हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. तो चाहे वैल्यू एडेड मेथड कह लो या चाहे प्रोडक्ट मेथड कह लो, इट्स द सेम थिंग. सो वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड. Next is calculate the disposable income if personal income is rupees 30,000 and the rate of income tax is 10%. तो हमारी पर्सनल इनकम, देखो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जैसे सपोज करो कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पर्सनल इनकम, इसका 10% टैक्स निकाल देते हैं इसमें से, तो जो भी बचेगा वो हमारी क्या हो जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है ना. तो ये हमारी पर्सनल इनकम है. अब इसका 10% माइनस कर लो, सो 10% ऑफ 30,000 इज, ये रुपीज में आएगा, है ना, 27,000. ये हमारी क्या होगी? डिस्पोजेबल इनकम. मतलब ये वो इनकम है जो कि जिसके अंदर से टैक्स वैक्स सब कट चुके हैं. अब ये जो बची हुई इनकम है ये हम कंजम्पशन में यूज करेंगे. सो पर्सनल इनकम में से हम क्या करते हैं? डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है. In which type of economy domestic income will be equal to national income? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों बराबर होगी कौन सी इकोनॉमी के अंदर? सो क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हम दूसरे देशों से किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों बराबर होगी. व्हाट इज द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम? वैल्यू एडेड मेथड क्या है? नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे पहला मेथड है ना वैल्यू एडेड मेथड. तो ये क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है. So it is the method that measure the national income by estimating the value added by each producing enterprises. मतलब जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं वो कितनी वैल्यू जनरेट कर रही हैं इकोनॉमी के अंदर अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस की वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं और हमारे पास में नेशनल इनकम निकल के आ जाती है. जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सो टोटल प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूसिंग जितने भी एंटरप्राइजेस है उन्होंने कितनी वैल्यू जनरेट करी. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है उन्होंने कितनी वैल्यू जनरेट करी है. टर्शियरी सेक्टर, फिर इन तीनों ही सेक्टर्स की वैल्यू जो भी जनरेट हमारे पास में आई है, जनरेटेड वैल्यू, उसको हम प्लस कर देंगे और हमारे पास में नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है. When is the value of output equal to the value added? वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड बराबर कब होंगे? जब उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं.
ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड इफ देयर आर नो इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर वहां पे किसी भी तरीके की इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होगी तो वो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो वैल्यू एडेड हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडेड is equals to value of output minus intermediate cost। इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू एडेड निकल के आ जाता है। सिंपल। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जो अपने वैल्यू एडेड मेथड समझा है ना, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला काफी काम आता है। डन। नेक्स्ट इज व्हाट एग्रीगेट डू वी गेट व्हेन वी एड अप द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जब भी अपन ग्रॉस वैल्यू मतलब जितने भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं उन सबकी टोटल वैल्यू जब अपन ऐड कर देते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, हमारे पास में निकल के आता है जीडीपी। जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने आपको बोला था ना अभी कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इन सब के एस्टिमेटेड अपन निकाल लेंगे वैल्यू एडेड, उनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास में नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए उसके अंदर एक और चीज ऐड करनी पड़ती है, वो है एनएफआईए। तो जब अपन इन तीनों चीजों को प्लस करेंगे तो पहले तो अपने पास में डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी, है ना, जो कि ये होती है। फिर इसके अंदर अपन NFIA ऐड कर लेंगे और फिर अपने पास में निकल के आ जाएगी NNP एट FC विच इज नेशनल इनकम। ठीक है। What is the rationale for not taking into account the value of intermediate goods in the measure of GDP? तो हम intermediate goods की वैल्यू को क्यों नहीं ऐड करते हैं जो अपन जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं, तो जस्ट टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो सपोज करो कोई पेन है जो कि जिसकी बनाने की जो कॉस्ट है, जो फैक्टर कॉस्ट है, वो है ₹20, है ना। और मार्केट में ये इस कीमत में तो बिकेगा नहीं, इसमें 10 रुपए और ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जब मार्केट में आया तो इसमें 10 रुपीज और ऐड हो चुके हैं, तो ये मार्केट में अब सेल आउट होगा ₹30 का। तो जब वैल्यू ऐड की जाएगी तो क्या उसमें ये वाली वैल्यू भी ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। अपन उसके अंदर सिर्फ ये जो फाइनल वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ इसको ही ऐड करें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू एडेड होती है। ठीक है, अगर इसको भी कर दिया तो ये डबल काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 20 काउंट कर रहे हैं और अलग से भी 20 को काउंट कर रहे हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दिस डबल काउंटिंग एरर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं कंसिडर करते हैं। If compensation of employees in a firm constitutes of 65% of the net value added at factor cost of a firm, find the proportion of operating surplus। तो 65% अगर compensation of employees है तो ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो पूरा फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 65% तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो हमें पता है टोटल कितना होता है 100%। 100% में से 65 अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है तो जो बचा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे। देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर हम मिक्स्ड इनकम को 0 मान के चल रहे हैं, है ना, इसको हम टोटल को 100 मान लेते हैं। अगर मिक्स्ड इनकम को हम 0 मान के चल रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारा 65% है, तो ये अपना कितना निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर दो, हमारे पास में ये निकल के आ जाएगा विच इज 35%। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये जो टर्म है नॉमिनल, इसके बारे में जरा अपन बात करते हैं। तो हमने दो तरीके की टर्म्स समझी थी, एक समझी थी हमने नॉमिनल और दूसरी हमने समझी थी रियल। ठीक है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम करंट ईयर प्राइस के बेसिस पे हम इसे मेजर करते हैं, और रियल जीडीपी को हम किस में मेजर करते हैं, बेस ईयर प्राइस। दो चीजें और होती है, एक होती है क्वांटिटी और एक प्राइस, इन दोनों के बेसिस पे इनको जज करते हैं। तो इसमें क्वांटिटी जो होती है वो होती है सेम और प्राइस में हो जाता है चेंज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट, क्वांटिटी होती है इसके अंदर चेंज और प्राइस इसमें रहती है सेम। ठीक है,
तो अब इसके अंदर देखिए, जब अपन बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, तो वो हम जो साल चल रहा है उसी के बेसिस पे अपन देखते हैं, ठीक है। जिस साल की बात हो रही है उसी की प्राइसेस को अपन कंसिडर करते हैं और प्राइसेस को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी सेम रहती है, जो पिछले साल की क्वांटिटी थी वही इस क्वांटिटी सेम रहती है, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे चेंज होती है। और चेंज होने का मतलब क्या है, जो करंट ईयर की प्राइसेस है उसको अपन कंसिडर करते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो इसमें अपन पुराने साल की प्राइसेस को देखते हुए अपन चलते हैं, ठीक है। और जो चेंजेस होते हैं वो किसमें होते हैं, क्वांटिटी में। यानी कि प्राइसेस वही रहती है जो पुराने साल में थी, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है, यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो कीमत वही है, क्वांटिटी ज्यादा हुई है। तो जो वेलफेयर इंडेक्स जिसको अपन मान के चलते हैं ना, वो रियल जीडीपी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जब ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है तो लोगों तक सेम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पहुंचती है, तो वेलफेयर भी इससे बढ़ता है ना। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन वापस से देखो, व्हाट इज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? सो when GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year, उसी साल की प्राइस पे जब अपन इसे कंसिडर करते हैं सेम ईयर प्राइस पे, तो इसको नॉमिनल जीडीपी के नाम से हम जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? सो इट इज द सेक्टर दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब के अंदर अपन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं या यूज करते हैं, जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, है ना, माइंस एक्सेट्रा। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है, जो नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, ये सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई होती है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एंटरप्राइजेस इन दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू द अदर टाइप ऑफ कमोडिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है, एक तरीके की कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में ट्रांसफर करा जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेदर गुड्स फ्रॉम लेदर, लेदर से लेदर गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। व्हीट से आटा बनाया जाता है, और शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। ये सब किसमें होता है? ये सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर में होता है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी अपन जानते हैं। एंटरप्राइजेस इन दिस सेक्टर प्रोड्यूस सर्विसेज ओनली। इस सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही प्रोड्यूस होती हैं, जैसे एग्जांपल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये जो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इस ऊपर वाले को कट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। इस ऊपर वाले क्वेश्चन को आप डिडक्ट कर दीजिएगा। ओके, सो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस अपने को यहाँ पे बताना है। Domestic income and national income. It is the territorial concept as it includes the value of final goods and services produced within the domestic territory of a country. जब अपन डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू को अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। फिर जब अपन नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की तो अपन यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे लोग जो कि दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को भी अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। So it is a national concept as it includes the value of final goods and services produced in the entire world. ठीक है, पूरे इंटायर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पे भी हमारे देश के लोग हैं उन सबकी इनकम को इसके अंदर कंसिडर किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम। और जब डोमेस्टिक इनकम की अपन बात करते हैं तो सिर्फ हम हमारी टेरिटरी पे फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर हमारी टेरिटरी के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इट कंसिडर ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब इसके अंदर उन प्रोड्यूसर्स को कंसिडर किया जाता है जो कि कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ही। जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, उनको हम यहाँ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है वो उनके कंट्री में काउंट होता है। फिर एनएफआईए की अगर अपन बात करें तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर एनएफआईए एडेड नहीं होता है, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर एनएफआईए एडेड होता है। डन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन नेशनल प्रोडक्ट व्हेन एनएफआईए इज नेगेटिव। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल इनकम जो है उससे ज्यादा कब होगा, जब एनएफआईए नेगेटिव होगा, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन नेशनल प्रोडक्ट व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। Differentiate between GDP at MP versus
नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी एंड नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी, इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन अपने को बताना है। तो पहली चीज तो इसके अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन का खेल होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है और नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। फिर डोमेस्टिक की जब अपन बात करते हैं तो एनएफआई इसमें नहीं होता है, नेशनल की जब अपन बात करते हैं तो इसमें एनएफआई होता है। मार्केट प्राइस पे जब अपन बात करते हैं तो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं लेकिन फैक्टर कॉस्ट नहीं होती, लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट पे बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते लेकिन सब्सिडीज होती है। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ पे जरा अपन देखते हैं, एक तरफ है जीडीपी एट एमपी और एक तरफ है आपका एनएनपी एट एफसी। सो इट इज टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब सबसे पहले जिस चीज पे आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। जब अपन बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर अपन देखें, सो इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरे देश, मतलब पूरे वर्ल्ड, देश नहीं सॉरी, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे जो लोग हैं वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर प्रोड्यूसर्स के हिसाब से देखें तो इट कंसिडर्ड ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स को ही कंसिडर किया जाता है, अभी जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर अपन बात करें तो इट इज एट मार्केट प्राइस दैट इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइसेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड होता है और इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस अपने को बताना है। एक तरफ है रियल जीडीपी, दूसरी तरफ है नॉमिनल जीडीपी। सो जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है और इसको अपन करंट ईयर के प्राइसेस होती हैं उसके बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्लक्चुएट्स ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस होती है वो कैसी रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इस साल की, क्योंकि हम पिछले साल की प्राइसेस को कंसिडर कर रहे हैं। इधर देखिए, सो फ्लक्चुएशन ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द प्राइस। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, प्राइसेस यहाँ पे चेंज होती हैं। ओके, इट इज कैलकुलेटेड एट द कांस्टेंट प्राइस। इसको कांस्टेंट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, पुरानी प्राइसेस पे, और इसके अंदर करंट ईयर की प्राइसेस लगती हैं। ये रियल इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें कैलकुलेट करना है, वेलफेयर को अगर हमें देखना है, तो दिस इज द रियल इंडिकेटर एंड इट इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है, दिस इज नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ the economic growth. Explain how externalities are limitation of taking GDP as an product, as an index of welfare. सो यहाँ पे आपसे एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात करी है कि एक्सटर्नलिटीज के ऊपर आते ही हम क्यों उसको एज अ वेलफेयर इंडेक्स हम नहीं मान के चलते हैं। देखो, एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर ही हमारा जीडीपी पूरे के पूरे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा जीडीपी। लेकिन काफी बार क्या होता है कि उस प्रोडक्शन से बहुत से आसपास के लोगों को, उन एक्टिविटीज से बहुत से आसपास की जगहों को हार्म भी होता है और बहुत से ऐसी जगहों को बेनिफिट भी होता है। तो उस हार्म के लिए और उस बेनिफिट के लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं होती है, इसको ही अपन एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, है ना। अब जब हार्म हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजें जब ज्यादा हो रही है ना, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, फैक्ट्री के पानी से वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो इन सब चीजों के लिए प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम वेलफेयर का इंडेक्स तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं एक्सटर्नलिटी को। So when the activities of somebody results in the benefit or harm to the another with no payment received for the benefits and no payment made for the harm done, such benefits and harm are called externalities. तो externalities की यहाँ पे definition आपको वही given है जो मैंने भी आपको समझाई कि activities से अगर किसी को कोई फायदा हो रहा है और नुकसान हो रहा है और उस फायदे और नुकसान पे किसी तरीके की पेमेंट भी अगर नहीं हो रही है, तो उसको अपन उस फायदे और उस नुकसान को अपन एक्सटर्नलिटी कहते हैं। एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन बेनिफिट्स टू अदर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अगर वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं, अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा है तो उससे क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। सो एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन बेनिफिट्स टू अदर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड इंक्रीजेस वेलफेयर, और वो वेलफेयर को बढ़ाता है। एंड दोज रिजल्टिंग इन हार्म टू अदर आर कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एंड दस डिक्रीजेस द वेलफेयर।
जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है उससे वेलफेयर हमेशा डिक्रीज होता है। जीडीपी डज नॉट टेक इन टू अकाउंट दीज एक्सटर्नलिटीज। अब जीडीपी इन एक्सटर्नलिटीज को मेजर नहीं करता है, ठीक है, इनको अकाउंट में नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर और अ हाईवे रिड्यूसेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जब फ्लाईओवर या जो हाईवे बनता है तो उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जर्नी टाइम जो होता है वो यहाँ पे काफी कम हो जाता है। तो जर्नी टाइम ऑफ इट्स यूजर्स हु हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग टुवर्ड्स दिस कॉस्ट। तो जो जर्नी टाइम है वो लोगों का कम हो जाता है, उन लोगों का जिन्होंने उसको बनाने में किसी भी तरीके से कोई भी सहायता नहीं दी है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इस फ्लाईओवर का, इसका खर्चा जीडीपी में इंक्लूडेड है, बट नॉट द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी फ्रॉम फॉलोइंग फ्रॉम इट। लेकिन उससे जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिल रही है लोगों को, उसका इम्पैक्ट कहीं पे भी जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है। सो जीडीपी एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोथ इंक्रीजेस वेलफेयर। तो जब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करते हो, जीडीपी की बात करते हो, तो ये वेलफेयर को बढ़ाती है। देयरफॉर टेकिंग ओनली जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर अंडर स्टेट्स दी वेलफेयर। तो इससे अगर सिर्फ जीडीपी को ही हम एज अ वेलफेयर इंडेक्स मान के चलेंगे तो इससे कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजों को एक तरीके से पोडियम नहीं मिलेगा, है ना। सो टेकिंग ओनली जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर अंडर स्टेट्स वेलफेयर, वो वेलफेयर को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएगा। इट मीन्स दैट वेलफेयर इज मच मोर देन इट इंडिकेट्स बाय द जीडीपी। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी के थ्रू जो वेलफेयर बताया जा रहा है उससे तो काफी गुना ज्यादा है ना, जिसको अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। Similarly, GDP also does not take into account negative externality। तो इसी तरीके से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को भी जीडीपी अकाउंट में नहीं लेता है। इसका भी एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स बट एट द सेम टाइम क्रिएट पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। तो फैक्ट्रीज क्या करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है और उसी के साथ में एयर और वाटर दोनों पोल्यूट होता है। रिवर यमुना नाउ अ ड्रेन इज अ लिविंग एग्जाम्पल। तो आज के तारीख में हमें पता है जो रिवर यमुना है वो कितनी ज्यादा पोल्यूट हो चुकी है। द पोल्यूशन हार्म पीपल, लोगों को ये पोल्यूशन काफी ज्यादा हार्म क्रिएट करता है। द फैक्ट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग फॉर हार्मिंग द पीपल। अब फैक्ट्री जिन लोगों को हार्म प्रोवाइड कर रही है उनको किसी भी तरीके का कुछ भी पे नहीं करती है। प्रोड्यूसिंग गुड्स इंक्रीजेस वेलफेयर बट क्रिएटिंग पोल्यूशन रिड्यूसेस वेलफेयर। अब गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है इससे नो डाउट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है, लेकिन जो पोल्यूशन हो रहा है उससे वेलफेयर घट रहा है। Therefore, taking only GDP as an index of welfare overstates welfare। तो अगर अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जीडीपी को ही एज अ वेलफेयर मान के चलेंगे तो उससे काम नहीं बनता है। इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या है, वेलफेयर इज मच लेस देन इंडिकेटेड बाय जीडीपी। वेलफेयर काफी कम हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को हार्म भी हुआ है ना, पोल्यूशन से। तो यहाँ पे हम वेलफेयर को कम मान के चलते हैं, ठीक है। तो जीडीपी में जितना ऐड किया है उससे तो काफी कम हुआ है वेलफेयर यहाँ पे। ओके, चलिए। Explain how non-monetary exchanges are limitation in taking gross domestic product as an index of welfare। अब non-monetary exchanges वो exchanges होते हैं जिसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इन exchanges के थ्रू भी हमारी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन इस वेलफेयर को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। So there are many goods and services which are left out of estimation of national income on account of practical estimation डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो ऐसे बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे एस्टिमेशन रह जाता है। सो देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर लेफ्ट आउट, उन ये छूट जाते हैं। एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ की सर्विसेज जो होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एंड अदर मेंबर्स ओन अकाउंट प्रोडक्शन एटसेट्रा, these are left on account of non availability of data and problem in वैल्यूएशन। इनको नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड प्रॉब्लम इन वैल्यूएशन का ऐसा बोल के छोड़ दिया जाता है और इनकी सर्विसेज को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट इज जनरली अग्रीड दैट दीज आइटम्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये आइटम्स इकोनॉमी के वेलफेयर में तो नो डाउट कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन जीडीपी में इनको कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, जीडीपी में इंक्लूड इनको नहीं किया जाता है। सो इफ वी डिपेंड ओनली ऑन जीडीपी, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ जीडीपी पे डिपेंड करते हैं, वी वुड बी अंडर एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। तो हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर को अंडर एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर तो क्रिएट करी, लेकिन वो जीडीपी का पार्ट नहीं है। एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ लिमिटेशन इन टेकिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की अब बात हो रही है, ठीक है।
तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इनकम वेल्थ का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो इसको भी अपन इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं, वेलफेयर में इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ऑल पीपल डू नॉट अर्न द सेम अमाउंट ऑफ इनकम, सभी लोग एक इनकम तो अर्न करते नहीं है, सम अर्न मोर सम अर्न लेस, कुछ ज्यादा कमाते हैं कुछ कम कमाते हैं। इन अनदर वर्ड्स देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू दैट in the event of price in per capita, this is price, okay, price and per capita real income all are not better off equally। तो जब पर कैपिटा इनकम का जब अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इसमें सभी की इनकम इक्वल नहीं होती है। पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन is the only on an average income of some may rise by less and some by more than the national average। तो यहाँ पे जब हम पर कैपिटा जो कैलकुलेट करते हैं ना तो किसी की इनकम कम होती है किसी की इनकम ज्यादा होती है, लेकिन अपन तो सिर्फ एक एवरेज की बात करते हैं। इन केस ऑफ सम इट मे इवन फॉल, तो बहुत से लोगों की इनकम काफी कम होती है, किसी की तो होती ही नहीं है और किसी की ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा मोस्टली क्या होता है कि जो जिन लोगों की ज्यादा इनकम होती है उनका एवरेज अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बाकी जिनकी इनकम कम होती है होती नहीं है तो वो इंक्लूडेड इसमें होते ही नहीं है। इट मीन्स दैट द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो ये इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। If it increases, it implies that rich become more rich and poor become more poor। तो अगर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर ये बढ़ता चला गया तो इससे क्या होगा, अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाएंगे और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। यूटिलिटी ऑफ अ रुपी ऑफ इनकम टू द पुअर इज मोर देन टू द रिच। एक रुपए की जो यूटिलिटी है वो गरीब के लिए ज्यादा होती है और अमीरों के लिए थोड़ी सी कम होती है। सपोज द इनकम ऑफ अ पुअर डिक्लाइंस बाय 1 रुपी। सपोज करो कि किसी गरीब की इनकम 1 रुपए से कम हो गई है ना, एंड दैट ऑफ रिच इंक्रीजेस बाय 1 रुपी, और अमीर आदमी की वही 1 रुपए ज्यादा बढ़ गई है। इस केस में क्या होगा, द डिक्लाइन इन वेलफेयर ऑफ द पुअर विल बी मोर देन द इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द रिच। तो इससे रिच के वेलफेयर से काफी ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, पुअर के कम वेलफेयर के कम होने पे, है ना, क्योंकि उसकी इनकम तो पहले ही कम थी, उसमें से 1 रुपए और डिडक्ट हो गया और अमीर के पास में ऑलरेडी इनकम थी और उसका 1 रुपए और बढ़ गया है। तो इसके वेलफेयर को हटा करके अगर इसके वेलफेयर के बारे में सोचे तो इसका वेलफेयर बहुत कम हो चुका है गरीब का। सो द डिक्लाइन इन वेलफेयर ऑफ द पुअर विल बी मोर ना, जो इनके वेलफेयर में जो डिक्लाइन हुआ है, जो कम हुआ है, वो ज्यादा है than the increase in the welfare of a rich। Therefore, if the rise in per capita real income inequality increases, तो ये जो per capita income इनके बीच में जो inequality अगर ये बढ़ती चली गई, it may lead to a decline in the welfare। तो इससे इकोनॉमी के अंदर जो welfare है वो बहुत ज्यादा कम होता चला जाएगा in macro sense। Okay? Next is state the various components of income method that are used to calculate national income। So income method का जो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में अपन से यहाँ पे पूछा है। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, द अमाउंट अर्नड बाय द एम्प्लॉयर्स। तो जो एम्प्लॉयज होती हैं वो जो अर्न करते हैं फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से, वेदर इन द कैश और इन काइंड, तो भले वो कैश के फॉर्म में करते होंगे जो कि सैलरी होती है, वेजेस होती है, या फिर काइंड के फॉर्म में, और थ्रू अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स is known as compensation of employees। तो इसी को अपन compensation of employees कहते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आता है, सो इट इज द सम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके अंदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या है, इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, डॉक्टर्स, बार्बर एटसेट्रा एंड unincorporated enterprises like small shopkeepers, repair shop is known as mixed income। तो इन लोगों की जो इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम के अंदर काउंट होती है। अब इसको एस्टिमेट करने के लिए, सो टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट टू ऐड ऑल द फैक्टर इनकम। तो इसके लिए जितनी भी फैक्टर इनकम है सबको ऐड किया जाता है। पेमेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जितनी भी पेमेंट है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जिससे डोमेस्टिक इनकम बनती है वो ऐड की जाती है और हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर इसके अंदर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। सो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दैट हमने फॉर्मूला लगा के NDP एट FC तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें पहुंचना है NNP एट FC पे। तो ये सेम है,
इसमें डिफरेंस है। सो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जब हम जाते हैं तो NFIA हम क्या करते हैं, ऐड इसमें कर देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। NFIA होता क्या है? सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे लोग जो दूसरे देशों से इनकम अर्न कर रहे हैं उनकी इनकम, माइनस सिमिलर पेमेंट्स मेड टू द नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो दूसरे लोग हमारे देश में आए हुए उनको जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की इनकम को जब हम माइनस कर दें तो हमारे पास में NFIA निकल के आ जाता है। एडिशन टू दी NFIA टू NDP TFC टू गेट नेशनल इनकम। अब NFIA को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास में नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन डबल काउंटिंग। हाउ कैन दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बी अवॉइडेड? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, इसको किस तरीके से अवॉइड किया जाता है? सो इफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो अगर एक ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड कर लिया जाता है या 2 से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर लिया जाता है कैलकुलेट, मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, तो इसी को डबल काउंटिंग की हम डबल काउंटिंग कहते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज सॉल्व बाय वैल्यू एडेड मेथड। अब इस प्रॉब्लम को वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है। अब इसके भी 2 अप्रोचेस हैं, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच क्या है? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट्स, जो फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू होती है सिर्फ उन्हीं को ही अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं, दैट इज विच गो फॉर फाइनल कंजम्पशन, फाइनल गुड्स, फाइनल यूजर्स, ठीक है। वैसे ही फाइनल प्रोडक्ट्स जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए पहुंचते हैं या फिर कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंचते हैं, ठीक है। बट इन दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच, अगर इसी अप्रोच की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जाए, डबल काउंटिंग स्टिल क्रीप्स इन as every producer treats the product he sells as a final, whereas the same might have been used in the intermediate product by the buyers। तो काफी बार क्या होता है इस अप्रोच के थ्रू, ये अप्रोच इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं जिनको इंटरमीडिएट में भी काउंट कर लेता है प्रोड्यूसर, और जब फाइनल उसका प्रोडक्ट बन के निकलता है तब भी वो काउंट हो जाता है। तो डबल काउंटिंग एरर इसके अंदर देखने को अभी तक भी मिलता है, लेकिन वैल्यू एडेड अप्रोच के थ्रू जो डबल काउंटिंग एरर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, अब इसके अंदर क्या होता है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ओनली वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन। तो हर प्रोडक्शन स्टेज पे उसकी जो लास्ट प्रोडक्शन वैल्यू होती है उसको अपन इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। Only value added at each stage of production by producing units is taken. Value added of a firm by subtracting intermediate consumption from the value of output. तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हर स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसको अपन ले लेते हैं और कैसे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से उसकी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू एडेड निकल के आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे, काफी सारी चीजें आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।